वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम डिस्कस करेंगे आज के न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। राइट, सो हमारा बेसिक्स आइडिया यहाँ पे यही रहता है कि मैं आपको पहले न्यूज़ का एक स्निपेट शो करूँगी, उसमें से बताऊँगी कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड रैपिडली उसका आंसर कवर करेंगे। राइट, रेलेवेंस ड्रॉ हो जाएगी उसके बाद एंड डिटेल्ड आंसर जो है आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। राइट, तो पहला आपका जो न्यूज़ है विद रिस्पेक्ट टू ऑटो मेकर्स रेस, तो बेसिकली ये डील कर रहा है आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो अब हमें पता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स अबंडेंस में यहाँ पे पाए जाते हैं, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि उनके एक्सट्रैक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, जिस वजह से अगर आप देखेंगे कि जो अब ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे वो अबंडेंस में भी पाए जा रहे हैं वो उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। राइट, सो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से अगर हम देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी जो है बहुत लिमिटेड कंट्रीज़ के पास है, जिसमें मेजरली अब चाइना जो है जिनके पास जो रिजर्व्स हैं एंड टेक्निक भी है वो एक तरह से मोनोपोली मार्केट में बना के बैठे हैं। सो एज अ रिजल्ट अब चाइना ने रिसेंटली 2 या 3 हफ्ते पहले बोला था कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं उनके एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर चेक्स रख रहे हैं कि लिमिटेड ही क्वांटिटी और लिमिटेड ही अमाउंट में, बीट कोई भी ऐसा डिस्टेंट लोकेशन, ठीक है, वहाँ की कंपनीज अगर इलीगली भी स्मगल कर रही थी ये सारी चीज़ें या लीगली भी छोटे छोटे अमाउंट में ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट कर रही थी, उनके ऊपर भी अब चेक रखा जाएगा। तो बेसिक आइडिया यहाँ पे यही है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्चुअली में होते क्या हैं, उनके ऊपर आप फोकस करेंगे। ठीक है, देन कौन सी कंट्री की मोनोपोली है, चाइना में आपको बता चुकी है, कौन सी कंट्रीज रिलेटिवली अगर हम देखें इंडिया की पोजिशन कहाँ है, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स में इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स के साथ यहाँ पे कंट्री पाई जाती है। राइट, सो अब उसके अलावा अगर हम देखें तो बोले तो इसका यूजेज क्या है, यूजेज इसका मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी है, कार्स में भी है, ठीक है, एंड जितनी भी आपकी मिसाइल्स बन रही हैं तो यानी कि डिफेंस सिस्टम के अंदर भी है। सो एज अ रिजल्ट अब अगर एक्सपोर्ट ही नहीं होगा वो, तो इसका मेजर इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ रहा है किसके ऊपर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर। सो चाइना बेसिकली ये बोल रहा है कि हम जो कंट्रीज़ हैं उनको ऐसे डायरेक्टली रेयर अर्थ एलिमेंट्स अब सप्लाई नहीं करेंगे, बट हम एज अ रिजल्ट अब कोई भी बड़ा जो उससे इक्विपमेंट बना हुआ होगा वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब जो ईवीज हैं हम उस पर स्विच कर जाएं, अगर उनकी प्रोडक्शन बढ़ा दें, सो वो भी सोल्यूशन यहाँ पे ग्रांट आपको नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि ईवीज में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो उसके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की यूजेज जो है या कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा है। तो क्या अब हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो दैट वोंट बी एन ऑप्शन। राइट, तो इस वजह से अब जो कार कंपनीज है वो सोच रही हैं कि अगर चाइना अब कुछ एक्शन या डिसीजन इस पर नहीं लेता है, ठीक है, ऊपर से यूएस के साथ जो टैरिफ को लेकर यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, सो इन दैट सिचुएशन क्या करना पड़ेगा, जो फीचर्स कार्स यहाँ पर दे रही हैं उसमें रिलेटिवली अब कमी देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली न्यूज़ ये कह रही थी। तो इससे जुड़ा सवाल आप जो पूछा जा सकता है आपसे वो विद रिस्पेक्ट टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पे पूछा जाएगा। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि दीज एलिमेंट्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई कंडक्टिविटी। तो बेसिकली अब यही आंसर इसका जो है स्टेटमेंट को अगर आप एनालाइज कीजिए तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यहाँ पे ऐसे रिक्वायरमेंट ही क्या है, क्या ऐसी स्पेशलिटी है इसके अंदर, है ना, वो यही है कि ये हाई यहाँ पर डेंसिटी है, इनकी हाई कंडक्टिविटी है, एंड आप कह सकते हो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी ये सर्वाइव कर सकता है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट होती है हमारी। दूसरी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर फाउंड इन अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अबंडेंस में है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम नजर पता क्या आती है कि एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो इनका डिफिकल्ट है, जिस वजह से अबंडेंस में होते हुए भी हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो अब एग्जिस्ट नहीं करती वर्ल्ड के पास, कुछ लिमिटेड कंट्रीज के पास है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, थर्ड कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट क्लासिफाइड रेयर अर्थ्स एज क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये स्टेटमेंट में आप फंस सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे रेफर करना पड़ता है टू डिफरेंट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे पास करती है टाइम टू टाइम। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं आपको बताऊँ न्यूज़ फॉलो करते हैं आप, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आप इसका आंसर सही कर सकते थे। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बेसिकली हमारे यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, बट जो हमारी यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है उसको पढ़िए कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर इनकरेक्ट। आपको पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के उसको आंसर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली स्टेटमेंट में आपको बता चुकी हूँ, है ना, कि करेक्ट है कि हाई कंडक्टिविटी एंड हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, कि 17 एलिमेंट्स का ग्रुप है
ठीक है। सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करते हैं हाई डेंसिटी एंड हाई कंडक्टिविटीज़ की, जिसमें से 17 में से 15 लैंथेनाइड्स हैं, एंड इसके अलावा हमारे पास स्कैंडिनियम एंड यथित्रियम है। ठीक है, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, आई डोंट नो, मैं यथित्रियम या यथित्रियम प्रोनाउंस करती हूँ इसको। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट कहती है रेयर अर्थ में एलिमेंट्स आर एक्चुअली नॉट सो रेयर, क्योंकि अभी गोल्ड से ज़्यादा रेयर नहीं है, गोल्ड से ज़्यादा अबंडेंस में यहाँ पे पाए जाते हैं, बट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज डिफिकल्ट। ठीक है, इसके अलावा अब जो थर्ड स्टेटमेंट हमारी कह रही है, इसको एक्चुअली में सरकार ने क्रिटिकल एलिमेंट्स यहाँ पे क्यों घोषित किया गया, क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी रिजर्व्स पाई जाती है ना इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, उसमें मोनेजाइट पाया जाता है। अब मोनेजाइट क्या है, वो रेडियो एक्टिव है इन नेचर। ठीक है, रेडियो एक्टिव होने की वजह से अब उसको लेकर उसको हैंडल करने के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, जिसको लेकर सरकार ने ये बोला कि हम इन एलिमेंट्स को वाया न अमेंडमेंट, ठीक है, हम इनको क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, बट ऑप्शन नंबर डी क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी वो करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट, सेंसस टू कंक्लूड बाय मार्च 2027। तो अब सेंसस की बात आ रही है, तो सेंसस के डेटा में हमारा बेसिक सा आइडिया यहाँ पे क्या होता है कि पार्लियामेंट के क्या क्या यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसके अलावा हमारा डीलिमिटेशन कमिटी, ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन ओवरऑल अगर हम देखें कैसे बनता है, कौन कौन उसका मेंबर हो सकता है, क्या हमारा एक्ट कहता है 2002 का डीलिमिटेशन के तहत, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो अब उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिक्स वाला सिनेरियो चल रहा है कि एम.के. स्टालिन ने क्या बोला, उनका क्या आइडिया था, साउथ को लेकर यहाँ पे क्या इशू चल रहा है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम रिक्वायर्ड, या फिर अभी आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स अगर हम बेसिकली फोकस करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंसस ऑफ इंडिया, अब आपका सवाल यही आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है कि तो डीलिमिटेशन कमिटी कैन बी हेडेड बाय एन इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का अगेन मीनिंग यही होता है कि जो सिटिंग पर्सन है, सिटिंग पोजीशन पे है इस टाइम पे, या और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इन दोनों में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ढूंढनी थी। अगेन थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आपको करनी है, लोकसभा की सीट्स को बढ़ाना है या घटाना है, ऑब्वियस सी बात है डीलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है 110%। सेकंड स्टेटमेंट है कि इट कैन बी हर्ड, इट कैन बी चेयर्ड बाय अ पर्सन हु इज अ सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो सिटिंग जज नहीं, सिर्फ एक रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे इसको चेयर करेंगे। एंड ये चीज कहाँ लिखी गई है, ये डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 के जो सेक्शन 3 है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज इसको चेयर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट कंसर्न्ड है जहाँ पे डीलिमिटेशन होगी तो उनके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इसका पार्ट होंगे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका पार्ट होंगे। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व इन दिस विल बी समवन जो कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है या इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पिक्चर में आते हैं यहाँ पे आर्टिकल 81 एंड 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दैट इज 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे पिक्चर में आती है, जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको लिंक के साथ जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आंसर दिया होगा उसमें दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलीगल माइनिंग नियर काजीरंगा इंटेंसिफाइड डिस्पाइट बैन, पैनल टू सुप्रीम कोर्ट। तो रिपोर्ट गई है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास जितना भी एरिया अगर हम देख रहे हैं वहाँ पे माइनिंग अभी भी कंटिन्यू हो रही है। तो इससे रिलेटेड आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ये फॉलो करनी है कि काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पे, वहाँ पे कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, फ्लोरा एंड फौना बोथ। ठीक है, एंड अगर ये यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो क्यों है, कब हुई, कौन से साल में अनाउंस की गई। टाइगर रिजर्व है तो अब कौन से साल में इसको एज अ रिजर्व यहाँ पर घोषित किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। इसी से रिलेटेड आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि विद रेफरेंस टू काजीरंगा पार्क कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट, काजीरंगा पार्क जो है इसको फॉर्म किया गया था अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ मेरी कर्जन। ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपसे आप पूछा जा सकता है। दूसरा, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है आपकी इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व इन द ईयर ऑफ 2000। ठीक है, हाउ मेनी वाला सवाल है ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो अब अगेन अगर आपको पता था तो आप आंसर कर सकते थे, अगर नहीं पता था तो ऑब्वियसली बात है अब इसको छोड़ेंगे या गलत करके आएंगे। हाउ मेनी के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। वो कैसे, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट कैसे है, मेरी कर्जन एक्चुअली में कौन थे, लॉर्ड कर्जन की वाइफ जो कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है,
तो अब उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बिल्डअप करना शुरू करते हैं, तो 1900s में पहुंच जाते हैं हम, ठीक है। 1908 में इसको बनाया गया, देन फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होती है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों होती है कि ये इन द ईयर ऑफ 1980 नहीं 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, और टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया साल 2000 नहीं में 2008 के अंदर या 2006 के आसपास, ठीक है, 2008 या 6 के बीच में इसको यहाँ पर किया गया। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें 2006 के अंदर इसको एज अ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट इसीलिए हो जाती है। विद रिस्पेक्ट टू द प्लेस, अब हमें स्टेट पता लग गई है, ठीक है, कि असम के अंदर है, दिस इज योर काजीरंगा नेशनल पार्क बेसिकली हियर, ठीक है। अब असम के सारे जितने भी हमारे पास जो पार्क्स है, टाइगर रिजर्व्स है, बेसिकली उनका यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड नेशनल पार्क्स जो है मेंशन किए गए हैं। तो असम के अंदर ये यहाँ पे फॉल करता है, ठीक है। तो अब आपको ये पता लग गया होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट स्पीशीज, फ्लोरा एंड फौना, वो आप लिंक से फॉलो कर सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है। देन जीएसटी पैनल में कट स्लैब्स टू 3 बाय ड्रॉपिंग 12% रेट। तो अब हमें पता है जीएसटी की डिफरेंट स्लैब्स हैं, उसमें जो 12% वाला स्लैब है उसको अब जो जीएसटी काउंसिल है यहाँ पे ड्रॉप करने की बात कर रही है, ठीक है। बेसिक सी ये बात है इसके अंदर, उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी क्या है, जीएसटी काउंसिल क्या है, कब बनाई गई थी, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, उसी के रिगार्डिंग आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो क्वेश्चन पूछती है कि जीएसटी काउंसिल इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ लेवाई, प्रिंसिपल्स दैट गवर्न प्लेस ऑफ सप्लाई एंड थ्रेशहोल्ड लिमिट्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना था कि कौन सी दोनों स्टेटमेंट्स में से सही है, या दोनों सही है या दोनों ही गलत है, ठीक है। अब दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। कैसे? ऑप्शन जो इसका आंसर है वो सी बनता है। कैसे? स्टेटमेंट 1 करेक्ट इसलिए है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके बनाई गई थी बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह ये एक्ट करती है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट कैसे है कि आर्टिकल 279A सब क्लॉज 4 जीएसटी काउंसिल के यहाँ पे फंक्शंस को बेसिकली बताता है, जिसके अंदर उसका रोल बेसिक क्या है यहाँ पर कि जो जीएसटी काउंसिल है वो गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर यहाँ पर स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को बता सकती है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लेवाई, प्रिंसिपल्स दैट गवर्न प्लेस ऑफ सप्लाई, थ्रेशहोल्ड लिमिट्स क्या होने चाहिए, जीएसटी रेट्स क्या होने चाहिए। इन केस कोई भी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको जीएसटी को कट करना है तो कितना करना है, कैलामिटीज को लेकर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आर्टिकल 279A यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के साथ डील करता है, राइट। नेक्स्ट, NH दैट इज नेशनल हाईवे 66 वर्क्स टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 2025। तो अब ये न्यूज़ के अंदर है तो आपको मैप पे पता होना चाहिए कि कौन सी जगह को ये कवर कर रहा है। बेसिकली वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन को यहाँ पे कवर कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली केरला को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी दैट इज मुंबई, ये हेल्प करेगा। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो अब हमारा जो सागर माला प्रोजेक्ट है, भारत माला प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर हमारा जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रॉमिस की थी उसको फॉलो करिए आप। उसके अलावा नेशनल हाईवेज में इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज क्या हैं? यूपीएससी ने शुरू से कभी भी आपसे ये नहीं पूछा कि लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, ओल्डेस्ट हाईवे कौन सा है। यूपीएससी ने हमेशा आपको सेकंड या थर्ड या फोर्थ नंबर वाले हाईवेज, वाटरवेज जो भी हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको अब हम देखते हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप मैप देखें तो केरला से त्रिवेंद्रम से लेके यहाँ पर आपको मुंबई तक ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। इससे रिलेटेड सवाल अब हम देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कि NH27 क्या है? सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे है। सेकंड, NH44 लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। थर्ड, नेशनल वाटरवेज 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है या नहीं है? पता था, बिल्कुल फेयरली इजी आंसर है ये। वैसे हम एनसीईआरटीज में पढ़ते हैं इन चीज को लेकर। ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज में आपको बकायदा ये टेबल दिया गया है। सो यहाँ से मैं आपको इस सवाल के जरिए बताना चाहती थी कि रेलेवेंस एनसीईआरटी की और भी ज्यादा बढ़ जाती है। 2 ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछा जाता और थोड़ा रिलेटिवली इजी है, बट यू नीड टू ब्रश अप योर स्किल्स, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है इनडायरेक्ट वे में। देन हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड या इनकरेक्टली मैच्ड, उसके ऊपर भी फॉलो करना पड़ेगा आपको सवाल। इनकरेक्ट कौन से पेयर्स है इसके अंदर? नन ऑफ देम आर इनकरेक्ट, सभी करेक्टली यहाँ पे मैच किए गए हैं। जो नेशनल हाईवे 27 है सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे है। नेशनल हाईवे 44 जिसको हम नेशनल हाईवे 7 इनिशियली बोला करते थे, ठीक है, उसका रीनेम यहाँ पे कर दिया गया। तो अगर आप पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो उसमें आपको नेशनल हाईवे 7 ही दिख रहा होगा। तो वो नेशनल हाईवे 7 अब नेशनल हाईवे 44 हो चुका है, तो वो लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया है।
नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, नेशनल वाटरवे 1 जो है वो गंगा रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो ये एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। नेशनल हाईवे 27 को अगर हम देखें तो पहली इमेज यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है। ये आपको कच्छ से लेके फाइनली यहाँ पे सिलीगुड़ी को क्रॉस करते हुए हमारा वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट वाला एरिया कवर कर रहा है। अब हमारा नेशनल हाईवे 44 जो है वो अब कन्याकुमारी से लेकर अगर हम देखें प्रॉपर कश्मीर तक हमें जोड़ रहा है। देन ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं, नेशनल वाटरवे 2। देन आप देख सकते हैं कि असम से यहाँ पर कनेक्टिविटी यहाँ पर डायरेक्टली जहाँ पे ब्रह्मपुत्र फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिलती है वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। इनलैंड वाटरवेज की यहाँ पे बात कर रहा है। आंसर ऑप्शन डी। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। देन मोदी लाइकली टू अटेंड ब्रिक्स समिट इन ब्राजील नेक्स्ट मंथ, मीट क्लोजली वॉच्ड बाय यूएस गवर्नमेंट। ब्रिक्स समिट क्या होता है, मेंबर्स कौन से हैं, कौन से साल में बनाया गया, डिक्लेरेशन का रोल क्या था, एंड इस साल यूएस को प्रॉब्लम एक्चुअली में हुई क्या है, यूएस इसका मेंबर है या नहीं है, ठीक है। जनरली पता है ब्रिक्स का तो नहीं है, ठीक है। तो अब एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुई यूएसए को लेकर, ठीक है, या यूएसए को क्यों ये क्लोजली वॉच कर रहे हैं, इसके पीछे रीजंस डिराइव करते हैं। पहला कि अभी टैरिफ वॉर भी चल रही है, ठीक है। यूएसए की अगर हम देखें तो अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर यूएसए में ही सबसे ज़्यादा कार जो हमारी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उनको ही प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। प्लस इंडिया और रशिया के जितने भी क्लोजनेस है उससे यूएसए के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे डिफेंस सप्लाईज को बेचने की बात हो रही है, तो इंडिया मस्ट डिच रशिया in order to place order for those defense equipments from USA. That is what USA is expecting. ठीक है, I'm not saying that is what USA is expecting and that is what this news is stating. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अब USA wants, क्योंकि अब रशिया इसका पार्ट है ब्रिक्स का, है ना, तो USA is closely watching that scene. पहला सिनारियो ये है। दूसरी चीज ऑल्टरनेटिव करेंसीज को लेकर है। अगर हम देखें यूएसए की ओवरऑल यहाँ पे वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। डॉलर या आप कह सकते हैं यूएसए की इकोनॉमी वो एक सैचुरेशन के बाद अब डाउनफॉल की तरफ दिख रही है, ठीक है। टैरिफ वॉर को लेकर ये सब कुछ चीजें भी आप नोटिस में रख सकते हैं। तो अब ब्रिक्स में बोला जा रहा था लास्ट समिट के टाइम पे कि ऑल्टरनेटिव करेंसी ब्रिक्स नेशंस के लिए हम, जैसे अब ईयू के पास है, यूरोपियन यूनियन के पास है, हम इसी तरीके से वहाँ पे यूरो चलता है यूरोपियन यूनियन के अंदर ओवरऑल, तो हम ब्रिक्स में भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये चीज़ पहले बोली जा रही थी, बट उसको लेकर अब यूएसए भी चिंतित है, ठीक है। सो अब उस ऑल्टरनेटिव करेंसी को लेकर या इंडिया का स्टांस क्या है रशिया के साथ, या ब्रिक्स में क्या चीज़ें डिसाइड होती हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे जो देख रहा है, निगरानी कर रहा है उसके ऊपर यूएसए, क्लोज टाइज यहाँ पर देखिए क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहा है, वॉच कर रहा है। बट एज पर दिस आर्टिकल ऑल्सो कोई ऐसी चीज अभी तक बोली नहीं गई है। उल्टा ये बोला गया है कि इस बार का मोटो क्या है, थीम क्या है, दैट इज कि स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन द ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। बेसिकली ये चीज बोली गई है। एंड इस बार जो समिट है वो कहाँ हो रहा है, किसके पास प्रेसिडेंटशिप है, ये प्रेसिडेंटशिप जो है किस तरीके से अब रिवॉल्व करती है, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। सवाल ये है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ब्रिक्स के अंदर वो कंसेंसस के बेसिस पे होता है। पहली स्टेटमेंट, ये फेयरली सिंपल सवाल था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरी, ब्रिक्स प्लस इज अ मीटिंग बिटवीन ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज एंड इनवाइटेड कंट्रीज दैट आर फ्रॉम द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द कंट्री करंटली होल्डिंग द ब्रिक्स रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। ये स्टेटमेंट ना आप यहाँ पर ब्रिक्स प्लस एंड उसके अलावा ब्रिक्स प्लस के अलावा जो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आया है कि ब्रिक्स की आउटरीच कैसे बढ़ानी है, उसको हम ब्रिक्स आउटरीच बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ब्रिक्स प्लस और ब्रिक्स आउटरीच, उसके बेसिस पे आप ये सवाल सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नए नए कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं ना, ओपेक क्या है, ओपेक प्लस को ऐड कर दिया, ब्रिक्स, ब्रिक्स प्लस एंड फाइनली ब्रिक्स आउटरीच एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होता है आप इसका आंसर कर सकते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ना बेसिकली हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिक्स प्लस है ना वो मीटिंग है बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, ठीक है, एंड इनवाइटेड कंट्रीज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जो अगेन जैसे यूएन की हम ऑब्जर्वर स्टेटस की बात करते हैं तो इनवाइटेड कंट्रीज, बट वो कंट्री जैसे सपोज अभी साउथ अफ्रीका के पास अगर प्रेसिडेंसी है ना, तो साउथ अफ्रीका के अलावा ऐसे कौन सा जो इनवाइटेड कंट्री है बट वो साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन रीजन में नहीं पड़ता, वो ब्रिक्स प्लस का यहाँ पे जो है यहाँ पे उनका रिलेशन होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट, नॉट जियोग्राफिकली क्लोज टू दैट रीजन, ठीक है। यहाँ पे एक नॉट वर्ड जो है उसको चेंज करने के बाद आप देख रहे हैं कि सिचुएशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए ही बनती थी। ब्रिक्स प्लस जो है एक मीटिंग है बिटवीन ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज एंड इनवाइटेड कंट्रीज दैट आर नॉट फ्रॉम जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द करंट कंट्री करंटली होल्डिंग द ब्रिक्स रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, ठीक है। देन मुस्लिम लॉ बोर्ड स्लैम्स प्लान टू ओपन उम्मीद
ठीक है। उम्मीद पोर्टल क्या है? वक्फ बिल जो है अभी बहुत ज़्यादा बहुचर्चित था, उसके रिगार्डिंग ये सवाल पूछा जा सकता है। तो वक्फ लॉ क्या है, उसके अंदर क्या क्या बेसिक यहाँ पे की इनसाइट्स क्या है, उस पर वीडियो भी बनी हुई है यूट्यूब के अंदर हमारे चैनल पे ही, तो आप इजीली इसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछा है कि उम्मीद पोर्टल जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब करेक्ट आंसर ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। बाकी सब आप देख लीजिएगा, आंसर इसका यही है। उम्मीद पोर्टल है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली अब इसके तहत यही है कि विद इन 6 मंथ्स जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है आपको यहाँ पर विद सबूत बाकायदा पोर्टल पे अपडेट करनी है, ठीक है। अब वो इसका डिटेल जो है एनालिसिस आप लिंक पे देख लीजिएगा। देन एडीबी ने पहले तो अब हमारे पास पता है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को फंडिंग दी थी। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी यहाँ पे अराउंड $800 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है, जिसके ऊपर अब इंडिया अगेन एडीबी का मेंबर होते हुए भी अपोज कर रहा है कि ये पैसा जो है ये डिफेंस को बाय करने के लिए लगा रहे हैं, बट यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का हमें नजर में नहीं आ रहा है कि हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ थी। तो अब इसके अंदर आपको जानना है कि एडीबी क्या है। अगेन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी भी यहाँ पे, अबेयंस किस चीज़ को बोलते हैं, क्या वो कंप्लीट स्टॉपेज है, क्या उसके अंदर जो प्रोसेस है, वो सब आपको थोड़ा सा ओवरव्यू लेना पड़ेगा। सवाल पे आते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिगार्डिंग आपको कंसिडर करना है कि इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1966। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि एडीबी इज ओन्ड बाय 50 मेंबर्स, ठीक है। अब इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि टोटल जो है एडीबी को ओन करने वाले 69 मेंबर्स हैं, जिसमें से 50 मेंबर्स जो हैं वो एशियन कंट्रीज हैं, बाकी की जो 19 कंट्रीज हैं, ठीक है, या जो 19 मेंबर्स हैं वो एशियन कंट्रीज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अब फाउंडेड इन 1966, एडीबी इज ओन्ड बाय 69 मेंबर्स, 50 फ्रॉम द रीजन कौन सी? एशियन नेशंस, ठीक है। डिटेल्ड आंसर लिंक से आपको पता लग जाएगा। देन अब पीआईबी पे ना ये आया था हमारा 11 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल मिडिल क्लास की स्टोरी है यहाँ पे। तो बहुत लंबा सा ये एक डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर अब सरकार ने 11 साल के अंदर अंदर क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स रिजीम, विद रिस्पेक्ट टू जितना भी रूरल अर्बन डेवलपमेंट, वन पेंशन वन स्कीम स्पेसिफिकली मेंशन की गई थी, एंड बहुत सारी ऐसी स्कीम्स को यहाँ पे मेंशन किया गया था। तो आई वांट यू टू हैव अ लुक एट दिस डॉक्यूमेंट, पीआईबी की वेबसाइट पे एक्सप्लेनर्स पे जाके देखना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड सवाल रिलेटिवली मैंने सिंपल ही बनाया है, बट आप इसको और ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे इन डिटेल आपको पता लगेगा हाउ हेल्पफुल एंड यूजफुल इट कैन बी फॉर यू, ठीक है। इनकम टैक्स की रिजीम कितना परसेंटेज यहाँ पे जो है बोला गया है, जैसे इस साल 12 लाख के ऊपर, या एग्जैक्टली अगर मैं आपको फिगर बताऊं पीआईबी ने कोट की है 12.75 लाख तक आपको कोई भी जो यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हम 12 लाख वाली रिजीम बोलते रहते हैं, 12 लाख से ऊपर टैक्स लगेगा, बट एग्जैक्टली पीआईबी ने मेंशन किया है 12.75 लाख, ठीक है। क्या है उसका प्रोसेस, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई हैं उस पर प्लीज गो हैव अ लुक, दिस इज अ वेरी यूजफुल आर्टिकल, ठीक है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है कि वो कौन से साल में लॉन्च की गई थी, आपको यहाँ पे मैच करने हैं पेयर्स को, ठीक है। 2016, सेकंड स्मार्ट सिटीज मिशन 2015, यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2022। हाउ मेनी आर इनकरेक्टली मैच्ड, ठीक है। इनकरेक्टली मैच कौन से हैं इसके अंदर? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कि सिर्फ एक पेयर ही इनकरेक्टली मैच्ड है। कैसे? अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 2016 में हुई थी लॉन्च, करेक्ट। स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 में, करेक्ट, एनडीए की गवर्नमेंट आने के बाद 2014 के बाद। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 में आई, ठीक है। इसको 2024 में यहाँ पे कैबिनेट की अप्रूवल मिली, 2025 में ये आ गई है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन अब हमारे रेल रेनेसा इन जम्मू एंड कश्मीर 11 years ऑफ एक्सपैंडिंग एक्सेस मोबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, कल का था, 6:15 के बाद यहाँ पे अपलोड हुआ, थोड़ा डिले हो गया बट हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी ना आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो जेएंडके को लेकर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उसके बारे में पूछा गया है, बताया गया है। अगेन अ वेरी यूजफुल आर्टिकल, प्लीज हैव अ लुक अगेन, ठीक है। इसके अंदर एक्सप्लेनर सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सवाल ये है विद रिस्पेक्ट टू चेनाब रेलवे ब्रिज, सिंपल सवाल है ये, कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट है कि टेक्ला सॉफ्टवेयर वॉज यूज फॉर स्ट्रक्चरिंग डिटेलिंग ऑफ द ब्रिज, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग ऑफ द ब्रिज, चेनाब ब्रिज, ठीक है। सेकंड, इट इज अ की पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक। सेकंड स्टेटमेंट आप इजीली बोल सकते हो कि ये करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट को लेके अब आप फंसेंगे, बट आप बोलेंगे कि इतनी हाइट पे बनाया गया है तो कुछ तो स्पेसिफिकली यहाँ पे होगा, सॉफ्टवेयर का यूज किया गया।
तो ये स्पेसिफिक जो सॉफ्टवेयर है स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बता दूं करेक्ट स्टेटमेंट है, ये टेक्ला सॉफ्टवेयर है। अगर आपने नहीं पढ़ा था आप ये टेक्ला सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके सर्च कीजिए, क्या इसका थोड़ा बहुत रेलेवेंस है, ज़्यादा इसके डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बट अभी जो नाम है दैट इज टेक्ला सॉफ्टवेयर, राइट। तो करेक्ट आंसर है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी करेक्ट थी, बट अब यहाँ पे ऑप्शंस में झोल कर दिया गया है। ऑप्शंस क्या है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। तो चेनाब ब्रिज रेलवे के लिए वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज अगर आपको पूछ ले तो वो चेनाब ब्रिज नहीं होगा, ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये, ठीक है। कश्मीर वैली टू द रेस्ट ऑफ द नेशंस 1315 मीटर्स लॉन्ग, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड 359 मीटर्स अबव द रिवर बेड लेवल, सी लेवल नहीं आएगा, रिवर बेड लेवल आएगा, तो ये दिमाग में प्लीज इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। देन 35 मीटर्स हायर देन आईफिल टावर इन पेरिस, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्ला सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ड यूज करते हैं ना, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इसे बनाया गया है। स्ट्रक्चरल डिटेलिंग की गई है उस आर्क के लिए, स्पेसिफिकली ये आर्क आपको बैकग्राउंड में नजर आ रही होगी, ठीक है, ताकि सस्पेंशन ब्रिज है सस्टेन किया जा सके, इसको करवाया जा सके। देन स्ट्रक्चरल स्टील जो यूज किया गया है दैट इज अडेप्टेबल टू -10 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। अगेन ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत सिंपल बनाए गए हैं, यूपीएससी ऐसे ही तोड़ मड़ोड़ के इसका भी एक आप कह सकते हो 10x वर्जन बना सकता है, ठीक है। इसके ऊपर प्लीज फोकस करना, अच्छे से पढ़ना, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट में बताना, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं हमारी ऑलरेडी 2026 की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है, यू कैन गो चेक इट आउट दैट एज वेल। एंड हमारा ऑनगोइंग 2026 का बैच है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए तो आप इसको भी एक बार जाकर, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, दोनों बैचेस को चेकआउट कर सकते हैं, हमारे साथ स्लीपी का हिस्सा बन सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे, थैंक यू सो मच।